हे गाइस, सो होप आपने पिछली वाले वीडियोस हमारे देख लिए हैं। तो हम लोग ये केमिस्ट्री फॉर नीट रैपिड रिवीजन कर रहे हैं उन सब के लिए जिन्होंने हमारे साथ आज ही ज्वाइन किया है। तो ये हम रैपिड रिवीजन में सारे के सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री फॉर नीट के लिए डिस्कस करेंगे। नाउ आज हमारा जो टॉपिक है, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू टुडे, लेट अस सी क्या क्या है हमारे पास। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 4 पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। वन इज़ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड द अदर वन इज़ द एटमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारी हैं दे आर, इसमें भी आई वुड से कि जो एटमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन है, तो एटमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसमें से हम लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वी लुकिंग एट दिस मोर फोकस करके, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम लोग को सिर्फ एक बारी रीडिंग देनी है बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, सो वी नेवर नो दैट कहाँ से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब एक कोई भी पर्टिकुलर सोर्स होता है रेडिएंट एनर्जी का, वो इमिट कर सकता है एक लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, राइट। एक लेज़र से अगर कोई भी हम बोलते हैं तो इट कैन इमिट अ लाइट विद सिंगल वेवलेंथ, तो दैट इज नोन एज मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन. So this radiation is composed of a single wavelength monochromatic radiation, but जितने भी, या आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन सोर्सेज इंक्लूडिंग हमारे लाइट बल्ब्स हो गए, स्टार्स हो गए, वो प्रोड्यूस करते हैं रेडिएशंस कंटेनिंग मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स, राइट। सो जब भी रेडिएशन इन सोर्सेज से निकलती है और उसको हम लोग सेपरेट करते हैं इनटू इट्स डिफरेंट, आप कह सकते हो कंपोनेंट्स, तो एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ? इट इज़ एन अरे ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स spread out according to the increasing or decreasing trend of some property. अब ये some property क्या हुई? This can be wavelength, this can be frequency, this can be energy, right? So it can be increase in frequency or decrease in wavelength, or it can represent increase in energy. So that is what the properties we are talking of over here. Now generally जो rainbow colors होते हैं, या आप बोल सकते हो कि स्पेक्ट्रम जो भी प्रोड्यूस होगा उसमें एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ कलर्स होंगे, और वो जो कंटिन्यूस रेंज ऑफ कलर्स होते हैं दे आर नोन एज द रेनबो ऑफ कलर्स. Now in the rainbow what can you see? You can see that one light is, or one color is merging with the other. So rainbow पे हमारे पास कलर्स कौन से हैं? विबग्योर. तो इसमें वायलेट इंडिगो के साथ मर्ज हो रहा है, इंडिगो ब्लू के साथ, ब्लू ग्रीन के साथ, ग्रीन येलो के साथ, येलो ऑरेंज के साथ, एंड ऑरेंज इज गोइंग टू मर्ज विद रेड. So this is what is happening in a continuous spectrum when one color is merging with the other. So rainbow of colors containing light of all wavelengths, that is known as a continuous spectrum. Continuous spectrum में merging is going to take place. अब सारे जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एटमिक स्पेक्ट्रम लेते हैं तो एटमिक स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटिन्यूस, ओके, इट इज अ डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. So this is, as you can see over here, this is an example of continuous spectrum जिसमें विबग्योर each color is merging into another, okay. But when you looking at line spectrum, अगर हम सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखते हैं तो आप देख रहे हो कि देयर इज अ डार्क बैकग्राउंड, और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर येलो कलर की रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हो रही है. यहाँ दो लाइंस हमें नज़र आ रही है. अब ये जो दो लाइंस हैं इसमें हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड को एज अ सैंपल लिया है, और सोडियम क्लोराइड से ही प्रिज्म के थ्रू जब हम उस लाइट को पास करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट some brighter lines on a darker background. So this is known as a discontinuous spectrum, or it is also known as a emission spectrum. अब ये जो yellow lines यहाँ पे है, these yellow lines they are known as spectral lines. हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की डिफरेंट वेवलेंथ होती है जहाँ पे कि वो स्पेक्ट्रल लाइंस को इमिट करता है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द थंबप्रिंट ऑफ एवरी एटम, राइट. सो सोडियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा. पोटेशियम में वायलेट कलर की लाइंस आती हैं. तो बेसिकली फंडा ये है कि
जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक रहेगा या डार्क रहेगा और उसके ऊपर हमारे को ब्राइट लाइंस आएंगी. सो दिस इज नोन एज अ atomic emission spectrum of that particular element. It is also known as line spectrum. और जितनी भी lines हमें इसमें दिख रही हैं they are known as spectral lines. Then we also have absorption spectrum. अब अगर किसी भी सोर्स से लाइट निकल रही है उसको हम पास कर रहे हैं थ्रू अ मीडियम. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने NaCl ले लिया और यहाँ से जो भी लाइट आ रही है दैट इज़ फर्स्ट पासिंग, कोई भी सोर्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ फर्स्ट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ NaCl. नाउ रिमेंबर कि कुछ जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो जो भी कलर्स NaCl एब्जॉर्ब करता है वो इमिट नहीं करेगा. सो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी उसमें सर्टेन रेडिएशंस में बी मिसिंग, सो उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं. क्यों मिसिंग हो गई? बिकॉज NaCl ने उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया. सो व्हेन कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी लाइट सोर्स से उसको हम पास कर रहे हैं थ्रू अ सब्सटेंस, सर्टेन वेवलेंथ्स में बी एब्जॉर्ब्ड. ये जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ्स हैं दे आर दस फाउंड मिसिंग इन द ट्रांसमिटेड लाइट. such a spectrum consisting of series of dark lines. और इसका जो जैसे हमने इमिशन में करा कि बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, उसके ऊपर ब्राइट लाइंस है. जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, उसके ऊपर डार्क बैंड्स है. तो जो एटम होते हैं वो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स बैंड्स देते हैं. सो दैट इज नोन एज अ बैंड स्पेक्ट्रम. ओके, सो एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम्स हो गए और मॉलिक्यूल्स के बैंड स्पेक्ट्रम्स हो गए. इसी तरह से एक जो इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रम था दैट वाज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसपे हम लोग हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस को लेते हैं और उसको हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक स्पार्क से, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाए और वो लाइट इमिट करनी शुरू करें या रेडिएशंस इमिट करनी शुरू करें. तो जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं पास थ्रू अ हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूल्स जो होंगे पहले डिसोसिएट होंगे इनटू एटम्स. ओके, और फिर हर एक इलेक्ट्रॉन का या हर एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है टू अ हायर एनर्जी लेवल. अब जो लाइफ होती है एक एक्साइटेड स्टेट की, या आप बोल सकते हो कि लाइफ पीरियड ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है. सो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power -6 to 10 raised to power -8 seconds. ओके, सो अगर इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आ गया, लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाइड्रोजन का एटम आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा टू अ हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग रेडिएशन. बट विद इन दिस टाइम पीरियड it will again come back to the ground state which is the more stable state. So जब वो ground state में आता है then it is going to emit radiations, and these radiations they fall into well defined series. So as you can see over here हमारे पास Lyman series है, Balmer है, Bastian है, Brackett है, Fund है. So these are the series. अभी एक नई भी discover हुई है which is the Humphrey series. So these are the series where you know the electron that may give out radiations जब वो excited state से वापस ground state में आता है. I hope you've understood. तो that is the reason. अब question है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास फिर भी इतने सारे सीरीज क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो सकता है और डिफरेंट एनर्जी लेवल पे वापस आ सकता है. तो ये फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है. तो एज यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, 4, 5, 6, 7 and 8 है. सो n is infinity ले लो अगर आप, तो infinity से वो n is equal to 1 पे आ सकता है, 7th से वो n is equal to 1 पे आ सकता है. सो there are a lot of spectral lines which we have over here, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 spectral lines which it can show.
right? Now when we talking of the hydrogen spectrum, तो हम लोग जनरली लेमडा कैसे फाइंड करते हैं? रिडबिक इक्वेशन से फाइंड करेंगे 1/λ which is equal to RH 1/n1 square minus 1/n2 square. Now for different lines या different series, जैसे for example we are taking over here the Lyman series. So for Lyman series, we already know that this Lyman series that is going to fall in the UV region, 1/λ for the Lyman series can be calculated as RH n1. ये भी आपको याद है, हमने पिछली वाली क्लास में किया था कि n1 is always smaller than n2. So n1 over here is going to be 1 minus 1/n2 का स्क्वायर, राइट? सो इसको स्क्वायर को आप नीचे भी ला सकते हो, 1 का जो स्क्वायर है वो भी 1 ही होता है. सो ये आपके पास आ गया 1/n2 होल स्क्वायर. सेकेंड हमारे पास जो लाइन आ जाती है दैट इज द बार्मर सीरीज. Balmer series, they fall in the visible region. These are the only series which are going to fall in the visible region, and 1/λ that is equal to RH 1/2 square minus 1/n square, right? In a similar manner, we can go on to Paschen series. So Paschen series, this falls near infrared region. And lambda for this can be calculated as 1/λ is equal to RH 1/3 square minus 1/n2 square. फोर्थ हमारे पास आ गई ब्रैकेट सीरीज. इसमें से हम लोग क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसके क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं. सो ब्रैकेट सीरीज जो है दैट इज इन IR रीजन and 1/λ that is equal to RH 1/4 square minus 1/n2 square. फिर हमारे पास आ जाती है fun series. Fun series, they are seen in the far IR region, and we can calculate lambda by 1/λ that is equal to RH 1/5 square minus 1/n square. So this is how you can calculate for each of the series. We can calculate the value of lambda, right? Rydberg constant की आपको value पता है क्या होती है? Rydberg constant की value we have done in our previous this thing. So RH की value mostly आपको दे रखी होती है. अगर नहीं दे रखी तो RH की value you should know it is equal to 1.1 into 10 raised to power 7 per meter. So this is the value of RH. Now there are certain important things which you should know about the hydrogen spectrum. जो first line each series की होती है, first line of each series, उसके लिए n1 की value will be equal to 1 for Lyman and it will be equal to n1 is equal to 2 for Balmer. Now rest के लिए अब इन दोनों के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर n1 1 है तो 1 + 1, राइट? सो या जो भी n1 की वैल्यू है तो n2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी n1 + 1.
तो अगर हम लोग ले रहे हैं mth एंड nth लाइन कैलकुलेट करना है आपको, mth एंड nth लाइन कैलकुलेट करना है फॉर द लाइमन सीरीज, that can be calculated as 1 upon lambda m, which is equal to RH 1 upon 1 square minus 1 upon m plus 1 whole square. उसी तरह से आप 1 upon lambda n कैलकुलेट कर सकते हो, which is equal to RH 1 upon 1 square minus 1 upon n plus 1 whole square. So if you want to calculate, question आपको आया कि रेशो देनी है दोनों की, so रेशो आप कैसे कैलकुलेट करोगे for Lyman series? Ratio of mth and nth line. So पहले हम लोग Lyman series की कैलकुलेट कर लेते हैं. For Lyman series, lambda m upon lambda n, that will be equal to m plus 1 upon n plus 1 whole square, and n plus 1 whole square minus 1 upon m plus 1 whole square minus 1. So this is how you can calculate the ratio. इस तरह के questions हम लोग expect कर सकते हैं. तो बामर के लिए भी आप कर लोगे. बामर के लिए हमारे पास क्या आ जाती है, let's see. So when we talking of Balmer series, for Balmer series, lambda m upon lambda n, that will be equal to m plus 2 whole square upon n plus 2 whole square into n plus 2 whole square minus 4 upon m plus 2 whole square minus 4. So this is how you can calculate the ratio. जो wavelength line की होती है, ये भी आपने याद रखना है. This is again an important point. तो wavelength line की हर एक सीरी में maximum होती है for first line. Okay, so question अगर आपको आ गया है कि wavelength जो है maximum किसकी होगी, तो wavelength of line in each series is maximum for first line. Why? Because delta E is minimum. तो delta E या E is inversely proportional to lambda. Okay, then after that अगर आपको wavelength of, आप बोल सकते हो कि लाइन दे रखी है इंफिनिटी के लिए, तो ये भी आपने याद रखना है कि जो वेवलेंथ होती है ऑफ लाइन इन ईच सीरीज मिनिमम किसके लिए होगी, वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर जिसका डेल्टा ई मैक्सिमम होगा. सो उसके लिए n1 शुड बी इक्वल टू 1 एंड n2 should be equal to infinity for the Lyman series, and n1 is equal to 2 and n2 is equal to infinity for Balmer series. So ये question काफी common आपका रहता है maximum और minimum वाला. I hope you have understood. Now when we talking of the Balmer series,
बामर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन जो होगी, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन, so we're talking of only the Balmer series over here. जो फर्स्ट लाइन होती है that is from n is equal to 3 to n is equal to 2, इसको हम लोग बुलाते हैं H alpha, ठीक है। और सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में हमारे पास क्या आ गया, 4 to 2, दिस इज द ट्रांजिशन, दिस इज नोन एज H बीटा एंड सो ऑन, ओके। जो सीरीज लिमिट होती है एनी सीरीज की, सो व्हाट इज द सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट जो किसी भी सीरीज की होगी वो तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब n2 की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी एंड n1 की वैल्यू आ गई 1, सो दिस इज द सीरीज लिमिट, राइट। तो मतलब लास्ट लाइन जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी सीरीज लिमिट ऑफ ईच रिस्पेक्टिव सीरीज, राइट। So these are certain important points which you need to remember when we are talking of the hydrogen spectrum. अब इसमें एक और टॉपिक जो हमको आता है, या एक और क्वेश्चन जो हमें आ सकता है, that is how to calculate the number of lines in a spectrum. तो उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट रहता है which I am going to just give you, but till that time just revise all that we have done over here, and I hope there is no confusion in this lecture, because ये वाला जो हमारा lecture है that is really really important, right। questions जो हम लोग करेंगे इसमें से आगे, but इतना आपको जो है you should know. now इधर अगर हम लोग कर रहे हैं, लाइक आपने बोला कि हमने देखा कि H अल्फा क्या है, H बीटा क्या है, तो उसी के बेसिस पे अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और हमने सीरीज लिमिट भी यहाँ पे करा, तो हम लोग लेम्डा ऑफ सीरीज लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड एज n1 स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर। सो सीरीज लिमिट के लिए n2 तो हो गया ना इन्फिनिटी, सो आप उससे रिडबिक इक्वेशन से भी इसको डिराइव कर सकते हो, बट अगर आपको एक शॉर्टकट लेना है तो लेम्डा फॉर सीरीज लिमिट दैट इज इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास व्यूड बामर सीरीज है, मतलब कि अगर इफ यू आर एबल टू मेमोराइज द वेवलेंथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर सकते हो। सो रिमेंबर दैट H अल्फा जो नेकेड आई पे हमको दिखता है, H अल्फा हमको दिखता है 6563 एमस्ट्रॉन्ग पे, 6563 guys, and this is red. If you're talking of H beta, the wavelength is 4861 Armstrong and the color of H beta is blue. If you're talking of H gamma, 4340 Armstrong, this is indigo. And if you're talking of H delta, this can be observed as 4101 Armstrong and the color that is going to be violet. So this can, you know, help you to save your time while you're doing the questions during your examination, right? तो अब आपको याद रखना है कि फर्स्ट लाइन जो होती है, दो लाइंस है ना हमारे पास, एक तो फर्स्ट लाइन हो गई और दूसरी जो हमारे पास है दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट लाइन, जिसको हम सीरीज लिमिट बुलाते हैं। तो फर्स्ट लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे। फर्स्ट लाइन दैट इज द लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ,
तो अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो डेफिनेटली लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो इट इज द लाइन ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी भी क्या होगी? लोएस्ट. सो दिस इज द लाइन ऑफ लोएस्ट एनर्जी. उसी तरह से आपके पास लास्ट लाइन, जिसे हम लोग सीरीज लिमिट बुला रहे हैं, ऑपोजिट होगा. फॉर दिस इट इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. It is the line of highest frequency. And it is the line of highest energy. So I hope यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, right? अब as I just told you कि we can also calculate the number of lines. तो number of lines calculate करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. लेट्स सी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. So we have the counting of number of lines in transition. This can be calculated as n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 divided by 2. Remember that n2 is always greater than n1. So we come to the end of the topic for today. Tomorrow we are going to go on to our next topic, which is the de Broglie wavelength, and we are also going to do the Heisenberg uncertainty principle, right? So ये दो चीजें जो हैं, this we are going to do tomorrow. So keep following, keep sharing, keep liking and keep studying.